स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 से लेके 78 तक आर्टिकल्स आते हैं प्रेसिडेंट के। पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव ये हमारा कंसिस्ट करता है किस किस से मिलके बना होता है। एक तो प्रेसिडेंट, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन सब से मिलकर हमारा यूनियन एग्जेक्टिव बनता है। उसमें से प्रेसिडेंट वो हेड होता है हमारे इंडियन स्टेट का, और ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। नॉमिनल हेड होता है प्रेसिडेंट हमारा, जिसको डी ज्यूरे भी बोलते हैं। इलेक्शन की अगर बात करें प्रेसिडेंट की, तो आर्टिकल 54 के अंदर इलेक्शन का बताया गया है कि इलेक्टोरल कॉलेज होता है इलेक्शन प्रेसिडेंट के इंडिया के। इसमें इंक्लूड होते हैं इलेक्टेड मेंबर, दोनों हाउसेस, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, प्लस लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट के मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स, प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ये इलेक्टोरल कॉलेज कंपोज होता है इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट के। दोज हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अगर हम बात करें कि जो उसकी वैल्यू होती है, वोट्स ऑफ एमएलए एंड एमपीस आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन दे रिप्रेजेंट। उनकी वोट्स ऐसे कैलकुलेट होती है जो पॉपुलेशन उस स्टेट की होती है, तो पॉपुलेशन के बेसिस पे उनकी वोट काउंट होती है एमएलए की। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए की, उसका फॉर्मूला है टोटल जितनी पॉपुलेशन है स्टेट की डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मल्टीप्लाई बाय 1/1000। अगर वैल्यू हमने काउंट करनी हो वोट ऑफ एन एमपी, तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएस ऑफ ऑल स्टेट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब इलेक्शन किस मैनर से होने चाहिए? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होने चाहिए और बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होने चाहिए। ये है मैनर ऑफ इलेक्शन। सक्सेसफुल कैंडिडेट मस्ट गेट, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होता है ना, उसको 50% से ज्यादा टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स होनी चाहिए। जो नीलम संजीवा रेड्डी है वो इलेक्टेड, उसको अनअपोज्ड इलेक्टेड किया गया है। वोट कास्ट बाय a voter is transferable to his second or third option if the need arises. Doubts and disputes about election of president are inquired and decided by Supreme Court only. अगर उसके disputes और doubts arise हो गए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है। Election for president cannot be challenged on the basis that electoral college was incomplete. कि मतलब जो ना उसके प्रेसिडेंट कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ जो उसके इलेक्टोरल कॉलेज है। इफ द इलेक्शन ऑफ ए पर्सन एज प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड, अगर हमने प्रेसिडेंट के वॉइड डिक्लेयर कर दिया इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर हो गए, द प्रीवियस डिसीजन टेकन बाय हिम विल नॉट बी इनवैलिडेटेड। अब हमें पता होना चाहिए क्वालिफिकेशन क्या है प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 58 के अंदर ही वो एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में ये सबसे पहले मैंडेटरी है कि ही इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। 35 ईयर एज से अबव एज होनी चाहिए। शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के मेंबर के लिए भी क्वालिफाइड होना चाहिए। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई ऑफिस नहीं होल्ड किया होना चाहिए। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय, अब नॉमिनेशन कैंडिडेट की कैसे होती है, 50 इलेक्टोरस एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टोरस एज सेकेंडर्स। और कैंडिडेट डिपॉजिट, कितने कैंडिडेट डिपॉजिट करता है, 15,000 रुपीज विद आरबीआई एज सिक्योरिटी अमाउंट में इतने पैसे डिपॉजिट करता है। इट विल बी फोर्टिफाइड इफ द कैंडिडेट फेल्स टू सिक्योर एटलीस्ट 1/6 ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड। ओथ एंड एफर्मेशन आर्टिकल 60 डील करता है कि कौन प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाता है और कौन है। देखो, जो ओथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलवाई जाती है प्रेसिडेंट को। अगर चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है
तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओथ दिलवाता है। कंडीशंस क्या होती है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 59 डील करता है। एक तो मेंबर नहीं होना चाहिए, ना ही लोकसभा का, ना ही राज्यसभा का, ना ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड होना चाहिए, और वो राष्ट्रपति भवन भी यूज कर सकता है। इमोल्यूमेंट्स एंड अलायंसेस शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म इन ऑफिस। उसके टर्म ऑफ ऑफिस में उसके जो भी इमोल्यूमेंट्स और अलायंसेस है वो भी डिमिनिश नहीं होते। सैलरी उसकी 5 लाख पर मंथ होती है। इम्यून फ्रॉम ऑल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग हिज ऑफिशियल टेन्योर, मतलब उसके पूरे टेन्योर में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं उसके अगेंस्ट होनी चाहिए। सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड ओनली आफ्टर गिविंग 2 मंथ्स नोटिस। उसको अगर सिविल प्रोसीडिंग भी उसके अगेंस्ट हो रही है तो पहले 2 मंथ का नोटिस देना पड़ता है, फिर वो स्टार्ट होती है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 56 डील करता है। टर्म है 5 इयर्स। रिजाइन होता है वाइस प्रेसिडेंट को, अगर वाइस प्रेसिडेंट ने अपना रिजाइन देना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को दे सकता है। एलिजिबल हो जाता है, री इलेक्शन द्वारा भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अब इम्पीचमेंट भी प्रेसिडेंट को अगर निकालना जाए तो कैसे निकालते हो, इम्पीचमेंट की प्रोसेस होती है, वो आर्टिकल 61 बताता है हमारा। कौन से ग्राउंड में, अगर उसने कोई कॉन्स्टिट्यूशन का ओनली एक ही ग्राउंड है, वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर दिया तो ही हम इम्पीचमेंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के। इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इम्पीचमेंट हम किसी भी हाउस में इनिशिएट कर सकते हैं। चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस। जो उसके चार्जेस होंगे ना, वो उसके 1/4 मेंबर के साइन होने चाहिए, तभी इनिशिएट हो सकता है। 14 डे नोटिस गिवन टू प्रेसिडेंट, उसको पहले 14 डे नोटिस भी देना पड़ेगा। बोथ हाउसेज हैव टू पास द रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप आफ्टर एन इन्वेस्टिगेशन। 14 डे नोटिस के बाद 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउसेस में वो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, तब जाके कहीं इनिशिएट हो जाएगा। ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा विल वोट फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। जितने भी मेंबर्स होंगे लोकसभा के, राज्यसभा के, वो प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए वोट करने चाहिए, इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑल्सो। इसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेशन करेंगे। नो रोल फॉर एमएलए इन द रिमूवल प्रोसीजर, एमएलए का कोई रोल नहीं है। वैकेंसी इन प्रेसिडेंट ऑफिस आर्टिकल 62। कैसे कैसे प्रेसिडेंट की वैकेंसी हो सकती है। अगर उसका टेन्योर खत्म हो जाए, बाय रिजाइन, अगर रिजाइन दे सकता है। रिमूवल बाय इम्पीचमेंट, अगर इम्पीचमेंट से रिमूवल होगी। अगर उसकी डेथ होगी, व्हेन इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड, अगर इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, इन वजह से अगर वैकेंसी क्रिएट होगी। बाय एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ, अगर वैकेंसी का कारण उसकी टर्म का एक्सपायरेशन है ऑफ सिटिंग प्रेसिडेंट, इलेक्शन हो जाएंगे टू फिल द वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म। उससे पहले इलेक्शन हो जाएंगे। इफ देयर इज डिले इन कंडक्टिंग इलेक्शन, अगर डिले होता है इलेक्शन कंडक्ट करवाने में, तो आउटगोइंग प्रेसिडेंट कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अनटिल द सक्सेसर रिज्यूम चार्ज। जो प्रेसिडेंट है वही तब तक चार्ज लेगा जब तक कोई और इलेक्ट नहीं होगा। इफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज वेकेट, वाइस प्रेसिडेंट एज्यूम द ऑफिस। अगर प्रेसिडेंट की पोजीशन वेकेट हो जाती है, खाली हो जाती है, तो वाइस प्रेसिडेंट एज्यूम करेगा ऑफिस। अगर बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की वेकेट हो जाती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज्यूम करेगा ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अगर ऑफिस फॉल्स वेकेंट बाय रिजाइनेशन, रिमूवल, डेथ, तो इलेक्शन हो जाएंगे टू फिल द वैकेंसी शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी। वैकेंसी के 6 मंथ के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे। अब हमें ये पता होना चाहिए, हमने वैकेंसी का भी देख लिया कि क्या क्या होगा। पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस टेकन इन हिज नेम। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे वो प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाएंगे। कैन मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन द हाउस, और अपॉइंटमेंट्स प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, सबकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही की जाती है। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, ये भी उनके द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है। और कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर,
अपॉइंटमेंट कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू कंडीशन ऑफ SC ST एंड OBC, ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। इंटर स्टेट काउंसिल की भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। डायरेक्टली एडमिनिस्टर यूटीज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स, और प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया। प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करता है कोई भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया। सेकंड है लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स जो होती है प्रेसिडेंट की, समन कर सकता है वो पार्लियामेंट को, और डिसॉल्व भी कर सकता है लोकसभा को, और ऑल्सो ज्वाइंट सिटिंग भी पार्लियामेंट की समन कर सकता है प्रेसिडेंट। ये उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स है। वो एड्रेस भी कर सकता है पार्लियामेंट को एनी टाइम। नॉमिनेट भी कर सकता है 12 मेंबर्स टू राज्यसभा। उसकी प्रायर परमिशन जरूरत होती है टू इंट्रोड्यूस सर्टेन बिल्स इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जो पहले प्रेसिडेंट के परमिशन जरूरी होती है। बिल बिकम्स एक्ट व्हेन ही असेंट्स इट। बिल तभी एक्ट बनते हैं जब प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। ऑर्डिनेंस भी बना सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। एड्रेस फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर अ फ्रेश इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन एवरी ईयर। हर साल जब फर्स्ट सेशन होता है वो प्रेसिडेंट ही एड्रेस करता है। अब फाइनेंशियल पावर्स प्रेसिडेंट की। प्रायर परमिशन फॉर मनी बिल इंट्रोडक्शन। हमेशा जब भी मनी बिल की इंट्रोडक्शन होती है तो प्रेसिडेंट के ही साइन होते हैं। ही कॉजेज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो ही पार्लियामेंट में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, साइन होते हैं। नो डिमांड फॉर ग्रांट विदाउट हिज परमिशन। उनकी ग्रांट के बिना, उसकी परमिशन के बिना, प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना कोई डिमांड ग्रांट नहीं होती है। मेक्स एडवांसेस आउट ऑफ कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इवन एडवांस भी देता है। जो कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है हमारा, उसमें से भी प्रेसिडेंट के ही असेंट की जरूरत होती है। कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years। फाइनेंस कमीशन भी फॉर्म करता है प्रेसिडेंट ही हर 5 साल बाद। जुडिशियल पावर्स। अपॉइंट चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। सीक्स एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। और एडवाइस भी ले लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से किसी लॉ और फैक्ट को जानने के लिए। हैज पार्डनिंग पावर। उसकी पार्डनिंग पावर भी है प्रेसिडेंट के पास। पार्डन भी कर सकता है। डिप्लोमेटिक पावर्स भी हैं। रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल फॉरम्स, रिसीव डिप्लोमेट। इंटरनेशनल फोरम में भी प्रेसिडेंट ही रिप्रेजेंट करता है। नेगोशिएशन एंड कंक्लूजन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट अंडर हिज नेम। नेगोशिएशन भी करता है और कंक्लूजन भी इंटरनेशनल ट्रीटीज को प्रेसिडेंट ही करता है। मिलिट्री पावर्स। सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट है हमारा वो सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्सेस का। अपॉइंट चीफ ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस। प्रेसिडेंट ही सब कुछ डिक्लेयर करता है और पीस भी कंक्लूड प्रेसिडेंट ही करता है। उसके बाद इमरजेंसी पावर। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, ये भी प्रेसिडेंट द्वारा ही लगाई जाती है। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, ये सब प्रेसिडेंट के द्वारा ही लगाई जाती है। सो इट्स ऑल्सो द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब नेक्स्ट है विटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। एब्सोल्यूट पावर, सस्पेंसिव विटो, पॉकेट विटो। प्रेसिडेंट के पास ये 3 विटो पावर्स भी है। एब्सोल्यूट विटो मतलब पावर विदहोल्ड कर लेता है एसेंट टू बिल पास बाय पार्लियामेंट। वो अपने पास रख लेता है, बिल को एसेंट नहीं देता जो पार्लियामेंट में पास हुआ है। वो होता है एक प्राइवेट बिल, एक गवर्नमेंट बिल। प्राइवेट बिल होता है ये प्रेसिडेंट, ये अदर देन मिनिस्टर पास करता है प्रेसिडेंट के पास। जो गवर्नमेंट बिल होता है, कैबिनेट रिजाइंस बिफोर इज एसेंट। कैबिनेट को रिजाइन देना पड़ जाता है अगर वो साइन ना करे। सस्पेंसिव विटो। रिटर्न अ बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट ओनली फॉर वन टाइम। कि वो बिल पास जो पार्लियामेंट ने पास किया है उसको रिटर्न भी कर सकता है। इफ सेम बिल पास्ड अगेन विद और विदाउट अमेंडमेंट हैज टू गिव एन असेंट। अगर फिर वापस वो चला गया प्रेसिडेंट के पास, फिर उसको असेंट देना पड़ता है। कैन नॉट एक्सरसाइज हिज और मनी बिल। वो मनी बिल पर ऐसे नहीं कर सकता, उसको साइन असेंट देना ही पड़ता है। पॉकेट विटो टेक्स नो एक्शन ऑन अ बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट। वो अपने पास ही रखता है, उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। पॉकेट विटो होती है वो प्रेसिडेंट की।
नेक्स्ट है प्रेसिडेंट कैन नॉट यूज ओनली एनी विटो पावर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। प्रेसिडेंट ने आज तक कोई विटो पावर यूज नहीं की है। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 में प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट फॉर हिज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, उस टाइम प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दे दिया था। ही ऑल्सो हैज 3 विटो पावर्स ओवर स्टेट बिल। स्टेट बिल पे भी उसकी 3 विटो पावर्स होती है इफ इट इज रिजर्व्ड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। स्टेट लेवल पे भी वो गवर्नर ऑफ स्टेट का कंसिडरेशन, अगर प्रेसिडेंट बोल दिया है ना जाए कि प्रेसिडेंट को कि ये बिल पे प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन लेनी है, तो वहां पे भी वो विटो पावर यूज कर सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट ओवरराइड द विटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। स्टेट लेजिस्लेचर भी ओवरराइड नहीं कर सकते प्रेसिडेंट की विटो पावर को। उसके बाद है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 123 के अंदर प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी है। वो इम्पावर करता है प्रेसिडेंट को प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट टेम्परेरी लॉ। मतलब टेम्परेरी लॉ बना सकता है, जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है उस टाइम 123 के अंदर वो कोई भी टेम्परेरी लॉ बना सकता है प्रेसिडेंट। इट हैज सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सेम वैसे ही उसके होता है जैसे एक्ट पार्लियामेंट में लॉ बनता है, सेम वैसे ही वो लॉ बन जाता है। ये तब बनता है जब बोथ हाउसेस आर नॉट इन सेशन। ये तब होता है जब दोनों हाउसेस सेशन में नहीं होते हैं। ओनली व्हेन सेटिस्फाइड विद सर्कमस्टांसेस ऑफ इमीडिएट एक्शन। जब दोनों सेशन में नहीं होते हैं तब ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बनता है। Can be questioned in a court on ground that president has prorogued one house both houses deliberately। ये क्वेश्चन भी कोर्ट में किया जा सकता है कि प्रेसिडेंट ने दोनों हाउसेस या एक हाउस को कैसे प्रोरोग कर दिया है। इशूड ओनली ऑन सब्जेक्ट ऑन विच पार्लियामेंट कैन मेक लॉस। ये तभी होता है जब पार्लियामेंट लॉ बना ले। इट कैन नॉट टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट्स। लेकिन ये जरूरी है कि फंडामेंटल राइट कोई टेक अवे नहीं कर सक होना चाहिए। मैक्सिमम लाइफ ऑर्डिनेंस की अगर बना होती है तो उसकी 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स होती है। पार्डनिंग पावर आती है 72। अब प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर भी है। पनिशमेंट भी दे सकता है फॉर वायलेशन ऑफ यूनियन लॉ। अगर यूनियन लॉ का वायलेशन हो रहा है तो वो पनिशमेंट भी दे सकता है। कोर्ट मार्शल भी है। डेथ सेंटेंस तक इवन दे सकता है। डेथ सेंटेंस को भी चेंज करने की एक प्रेसिडेंट के पास ही पावर है। पार्डन रिलीज द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल द पनिशमेंट एंड मेक हिम फ्री। पार्डन मतलब वो प्रेसिडेंट अगर असेंट साइन कर दे ना किसी को, वो मतलब पनिशमेंट को फ्री कर सकता है बंदे को। कि एक प्रेसिडेंट या अगर किसी को फांसी लगी, वो प्रेसिडेंट के पास चला गया कि मुझ चला जाए और कह दे कि मुझे फांसी से फ्री कर दिया, अगर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए तो वो फ्री हो जाएगा। तो मतलब ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। कॉम्यूटेशन है, रिड्यूस करना फ्रॉम डेथ सेंटेंस टू रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। मतलब डेथ सेंटेंस से थोड़ी सी कम इम्प्रिजनमेंट कर देनी है। कॉम्यूटेशन उसकी मतलब कम कर देनी है। डेथ सेंटेंस से कुछ और लोअर 7 8 9 10 साल की उसको पनिशमेंट दे देनी है। रिमिशन मतलब रिड्यूसिंग अ क्वांटिटी ऑफ पनिशमेंट, 2 साल से 1 साल कर देनी है। रिस्पाइट लेस पनिशमेंट ड्यू टू स्पेशल रीजन लाइक डिसेबिलिटी प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन। अगर प्रेग्नेंट है वुमेन या कोई डिसेबिलिटी है, उसको लेस पनिशमेंट देनी है इन रीजन के कारण, और रिस्पाइट पावर होगी। इसके बाद है रिप्राइव, स्टेइंग द एग्जीक्यूशन फॉर टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम। रिप्राइव मतलब एग्जीक्यूशन को लिए कुछ स्टे दे देनी है, तो ये प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होगी है। अब डिस्क्रिशनरी पावर भी है प्रेसिडेंट के पास। वो एक्ट कर सकता है डिस्क्रिशन विदाउट द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। ही हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन बट सम सिचुएशनल डिस्क्रिशन। प्रेसिडेंट के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है बट सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा और व्हेन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डाई सडनली एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर। कोई अगर प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट कर सकता है अगर लोकसभा में कोई सक्सेसर नहीं है, उन्होंने कोई अपना लीडर नहीं चूज किया है। डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की भी डिसमिसल कर सकते हैं
प्रेसिडेंट डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज वोट्स इट्स मेजॉरिटी। लोकसभा को भी डिसॉल्व कर सकता है अगर वो मेजॉरिटी अपनी लॉस कर दे लोकसभा। अब आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। 53 उसकी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन बताता है। आर्टिकल 4 उसके इलेक्शन के बारे में बताता है। आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन की कौन से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होंगे या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होंगे। 56 बताता है टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल है या 6 साल है। 61 इम्पीचमेंट प्रोसीजर बताता है। 62 टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 57 बताता है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन कि अगर री इलेक्शन दोबारा तो नहीं चाहिए। 58 आर्टिकल बताते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। 59 बताता है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। आर्टिकल 60 बताता है ओथ एंड अफर्मेशन प्रेसिडेंट को कौन देगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देगा या कौन देगा। 65 बताता है वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज ए प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज हिज फंक्शन। 71 आर्टिकल बताता है मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कि अगर इलेक्शन के रिलेटेड प्रेसिडेंट के कुछ मैटर है तो वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। आर्टिकल 71 में ये पावर बता रखा है। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर बताता है। 78 ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट कि कितनी ड्यूटीज है उसकी। आर्टिकल 85 सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन कि पार्लियामेंट के कौन से सेशन होते हैं और कब उनको प्रोरोगेट करना है और कब उसको डिसॉल्व करना है। आर्टिकल 111 बताता है असेंट टू बिल्स पास्ड बाय पार्लियामेंट कि किन किन बिल्स में पार्लियामेंट के साइन होते हैं। आर्टिकल 123 बताता है ऑर्डिनेंस पावर। आर्टिकल 143 बताता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है। ये हो गया हमारा प्रेसिडेंट कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वाइस प्रेसिडेंट। थैंक यू, दैट्स ऑल।